जब भी कोई गैस अपने हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है, हम बोलते हैं गैस का डिफ्यूजन हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक शीशी में कोई सेंट है, अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी, इसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। बट व्हेन सच डिफ्यूजन्स अकर थ्रू अ स्मॉल पोर और ओरिफिस, दीज आर नोन एज इफ्यूजन्स। जब भी डिफ्यूजन किसी बारीक छेद के थ्रू होता है तो उस डिफ्यूजन को इफ्यूजन कहा जाता है। मान लीजिए गैस का कंटेनर है, इस पोर के थ्रू गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इफ्यूजन। तो स्कॉटिश साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम, इन्होंने इस गैस के इफ्यूजन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रूल दिया। उन्होंने बोला किसी भी गैस का जो इफ्यूजन होता है, रेट ऑफ इफ्यूजन या किस स्पीड से होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पोर डिवाइडेड बाय रूट टीएम। टेम्परेचर के और मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पोर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं कंटेनर ए की फिक्स कर दूं, गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रखूं, यानी कि ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स में कांस्टेंट कर दूं, प्रेशर भी कांस्टेंट, एरिया भी फिक्स और टेम्परेचर भी कांस्टेंट, उस केस में रेट प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√m के। यानी कि जो गैस इतनी ज्यादा हैवी होगी उसकी डिफ्यूज या इफ्यूज होने की स्पीड उतनी कम होगी। हम लोग जानते हैं किसी भी गैस की जो डेंसिटी होती है वो Pm/RT वाले फॉर्मूले से दी जाती है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। तो अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं D प्रोपोर्शनल टू M। और अगर D या डेंसिटी ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है, तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के अंदर मोलर मास की जगह क्या आ जाएगी, गैस की डेंसिटी भी आ जाएगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। रेट प्रोपोर्शनल टू PA/√TM, रेट प्रोपोर्शनल टू 1/√m एंड रेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। आइए देखते हैं इस रेट को हम कितनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो इफ्यूजन का रेट है इसको हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे इस इफ्यूजन के रेट को हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे रेट ऑफ इफ्यूजन कैन बी गिवन एज ΔV/ΔT। कितने टाइम में गैस का कितना वॉल्यूम लीक आउट हो गया, ΔP/ΔT। कितने टाइम में गैस का कितना प्रेशर रिलीज हो गया। हालांकि इसको लिखना चाहिए माइनस में, क्योंकि वॉल्यूम तो रिलीज होता है और अंदर का जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, तो इसको माइनस में लिखना चाहिए। इज इक्वल टू ΔN/ΔT। गैस के कितने मोल ट्रांसफर हो गए, बट इट कांट बी रिटन एज ΔW/ΔT। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम इसको मास के रिस्पेक्ट में नहीं लेते, हम इसको मोल ट्रेवल के बेस पर, वॉल्यूम रिलीज के बेस पर, प्रेशर रिड्यूस के बेस पर तो लेते हैं। मास की टर्म इसलिए नहीं लेते क्योंकि मास अकेली टर्म नहीं है। अगर मुझे मोल लिखना है तो मुझे मास के साथ साथ अगर दो अलग अलग गैसेस हैं उनके मोलर मास भी लिखने चाहिए। तो उस केस में मैं इक्वल टू डालूंगा ΔW1/m1 m2/ΔW2। अब ठीक है, अब इतने टाइप से आप किसी भी गैस की इफ्यूजन रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कितने टाइम में उसका कितना वॉल्यूम रिलीज हुआ, कितने टाइम में उसका कितना प्रेशर रिड्यूस हुआ, कितने टाइम में उसके कितने मोल्स रिलीज हुए, कितने टाइम में उसके मोल्स रिलीज को मैं दो तरह से लिख सकता हूं, या तो डायरेक्ट मोल की टर्म में या मास और मोलर मास के रेशियो की टर्म में। जब भी कोई गैस जितनी हैवी होगी उसकी डिफ्यूजन की रेट उतनी ही कम होती है, और जो गैस इतनी लाइट होती है उसकी डिफ्यूजन की रेट उतनी क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेट प्रोपोर्शनल टू PA/√TM। तो ये सारी चीजें लॉजिकल हैं। जितना ज्यादा गैस का इनसाइड प्रेशर होगा उतनी ज्यादा स्पीड से बाहर आएगी, जितना उस पोर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा गैस बाहर आएगी, जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतनी गैस ज्यादा बाहर आएगी। मैंने बोला था आपको हैवी गैस कम स्पीड से बाहर आती है और लाइट गैस ज्यादा स्पीड से बाहर आती है। लेकिन यहां पर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है ये कई जगह कंफ्यूज करने वाला है।
ये इक्वेशन कह रही है कि रेट ऑफ इफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर डिफ्यूजन की रेट या इफ्यूजन की रेट घटती है। जबकि हमने केटीसी में देखा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और लगता यह है कि जब गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उस केस में गैस की बाहर निकलने की रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये पूरी तरह सही नहीं है बच्चों। किसी भी गैस के इफ्यूजन का जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। लो टेम्परेचर पर अलग रिलेशनशिप आता है, मॉडरेट टेम्परेचर पर अलग रिलेशनशिप आता है, और हाई टेम्परेचर पर अलग रिलेशनशिप आता है। ऐसा इसलिए अगर गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो गया और गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, कोई जरूरी नहीं है बच्चों गैस उस पोर के सीध में ही बैठी है और सीधी रॉकेट की तरह उस पोर से निकल जाएगी। जबकि उस कंटेनर में उस पोर को छोड़ के बाकी सब जगह बंद है, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो ज्यादा कैओटिक मूवमेंट करने लग जाती है, कभी इस दीवार से टकराएगी, कभी इस दीवार से टकराएगी, तो गैस की इफ्यूजन की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह से हम इन सभी चीजों को हम एक जनरल आईक्यू के बेस पर समझ सकते हैं। अगर आपको दो अलग अलग गैसेस के रेट ऑफ इफ्यूजन पे क्वेश्चंस आएंगे कंपेयर करने वाले, तो हम किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। अगर आपको टू गैसेस की कंपैरिजन के केस आएंगे तो दो केस हैं। अगर वो दोनों गैसेस सेम कंटेनर में दी हुई है, अगर वो दोनों गैसेस एक ही कंटेनर में दी हुई है, मान लीजिए मेरे पास दो गैसेस हैं ए एंड बी, और दोनों गैसेस एक ही कंटेनर में दी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ बी इज इक्वल टू, प्रेशर नहीं आएगा आप जानते हो, अब पार्शियल प्रेशर आएगा उनका पी ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पोर अपॉन √T_MA। आप जानते हो बच्चों एक ही कंटेनर में है तो दोनों गैसेस का ए कैंसिल हो जाएगा। एक बार मुझे पूरा लिखने दो, TMB अपॉन PBNA। अब आप समझ सकते हो एक ही कंटेनर में तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, और अगर कंटेनर एक ही है तो टेम्परेचर भी सेम ही होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू PA/PB रूट ऑफ MB by MA। अगर दो गैसेस एक ही कंटेनर से लीक आउट हो रही हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पर अगर दोनों गैसेस अलग अलग कंटेनर से, अगर दोनों गैसेस डिफरेंट कंटेनर से निकल रही हैं, तो बी केस में मैं लिख रहा हूं टू गैसेस डिफरेंट कंटेनर्स, टू गैसेस डिफरेंट कंटेनर्स, तो उस केस में आपका पूरा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि गैसेस का प्रेशर भी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, RA अपॉन RB। अब मैं पूरा P ले रहा हूं क्योंकि अलग अलग कंटेनर है, PA अपॉन PB, एरिया ऑफ गैस ऑफ A, एरिया ऑफ पोर ऑफ गैस ऑफ B, कंटेनर का एरिया, तो ये हो जाएगा TBMB डिवाइडेड बाय TAMA। उस केस में दोनों गैसेस के लिए प्रेशर भी डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों कंटेनर का पोर एरिया भी अलग अलग हो सकता है, दोनों कंटेनर का टेम्परेचर भी अलग अलग हो सकता है। उस केस में मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। वो अलग बात है कि आपको कोई पैरामीटर सेम देता है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा और सिंपल एक्सप्रेशन में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ग्राहम्स इफ्यूजन लॉ के ऊपर अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ग्राहम इफ्यूजन लॉ के ऊपर अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ये फॉर्मूले आपने लगाने हैं। अब अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट कंडीशन की, तो वो भी हमें सीखनी है। अगर मैं बात करूं एक इंपॉर्टेंट कंडीशन की, तो वो भी हमें सीखनी है। वो कंडीशन है इनसाइड एंड आउटसाइड कॉम्पोजिशन, इनसाइड एंड आउटसाइड कॉम्पोजिशन। आप कहेंगे सर ये क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज सक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ लाइटर आइसोटोप्स। बच्चों ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का यूज हम आइसोटोप्स के सेपरेशन में करते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स के मासेस बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, तो इनको सेपरेट करने की कोई इफेक्टिव टेक्निक हमारे पास नहीं होती। लेकिन ग्राहम लॉ के थ्रू हम बड़े आराम से आइसोटोप्स में से लाइटर आइसोटोप की एनरिचमेंट करते हैं या उसकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं। उसको सिखाने से पहले मैं आपको इनसाइड एंड आउटसाइड कंपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है गैस का और ये पोर है, तो मैं दो टाइप के कंपोजिशन की बात कर रहा हूं,
एक तो इनसाइड कंपोजिशन, इसमें दो गैसेस हैं ए और बी। एक तो मैं बात कर रहा हूं इनसाइड कंपोजिशन की, कंपोजिशन आप समझते ही हो, इस कंटेनर में ए के कितने मोल है और बी के कितने मोल है, और इसको मैं बोल रहा हूं आउटसाइड, इसको मैं बोल रहा हूं आउटसाइड। तो अगर मैं ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगाता हूं बच्चों, तो देखना रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ए गैस अपॉन रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ बी गैस इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। टेम्परेचर तो एक ही कंटेनर सेम ही होगा, मैंने आपको बोला ही था एम बी अपॉन एम ए। क्या आप एग्री कर रहे हो? अगर दोनों गैसेस सेम कंटेनर से निकलेंगी तो टेम्परेचर भी फिक्स करके कैंसिल कर दिया, और पोर का एरिया दोनों के लिए सेम ले रहा हूं, कैंसिल कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल के प्रोपोर्शनल होता है। भाई अंदर जिस गैस के मोल ज्यादा होंगे, अंदर उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? रेट का मतलब कितनी स्पीड से ए गैस बाहर निकली और कितनी स्पीड से बी गैस बाहर निकली। तो आप कहें तो मैं ऐसे लिख दूं एन ए अपॉन एन बी, कितनी स्पीड से बाहर निकली मतलब आउटसाइड में कितनी मोल चले गए। स्पीड हमेशा आउटसाइड से देखी जाती है। और ये कौन सा प्रेशर होता है? इंटरनल इनसाइड प्रेशर। तो एन ए अपॉन एन बी, ये जो मोल्स के रेशो हैं, ये कौन से मोल के रेशो है बेटा? इनसाइड वाले। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एम बी अपॉन एम एस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक कंडीशन ले लेता हूं, मैं एक कंडीशन ले रहा हूं कि एम बी इज ग्रेटर देन एम ए, ठीक है। यानी कि लाइटर गैस तो है ए और हैवियर गैस है बी। याद रखना, ए लाइटर गैस है और बी हैवियर गैस है, क्योंकि मैंने एम बी इज ग्रेटर देन एम ए कंडीशन ले ली। तो अगर मैं इसको मैं नंबर 4 डाल देता हूं और यहां लिखता हूं एन ए अपॉन एन बी आउटसाइड इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी इनसाइड। क्या ये आउटसाइड वाली इनसाइड से ग्रेटर नहीं होगी क्या? भाई एम बी जब एम ए से बड़ा होगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और जब किसी भी वैल्यू को 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू भी बढ़ जाती है। यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके अगर ये टर्म आ रही है तो ऑटोमेटिकली ये टर्म बड़ी होगी राइट साइड वाली टर्म से। तो मैं क्या बोल सकता हूं? एन ए अपॉन एन बी आउटसाइड इज ग्रेटर देन एन ए अपॉन एन बी इनसाइड। इसका मतलब लाइटर गैस के मोल बाहर जाने पर मोल का रेशो अंदर की कंपैरेटिवली बढ़ गया। देख लीजिए, एन ए अपॉन एन बी का मतलब लाइटर गैस अपॉन हैवियर गैस के बाहर मोल का रेशो, बाहर की साइड में। और एन ए अपॉन एन बी आई का मतलब ए और बी का अंदर मोल का रेशो। आप देख पा रहे हैं बाहर जाने पर ये मोल का रेशो बढ़ गया है। तो मैं कह सकता हूं एन ए अपॉन एन बी ओ इज ग्रेटर देन एन ए अपॉन एन बी आई। इस बेस पर आपको लाइटर आइसोटोप्स और हैवी आइसोटोप्स को बड़े आराम से वो सेपरेट आउट कर सकता है। आइए देखते हैं किस तरह से। अगर मैं इस टेक्निक को, आउटसाइड इनसाइड टेक्निक को एप्लीकेशन ऑफ ग्राम्स लॉ के अंदर बताना चाहता हूं तो मैं किस तरह से करूंगा, आइए उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है एनरिचमेंट ऑफ, इस कॉन्सेप्ट का नाम है एनरिचमेंट ऑफ लाइटर आइसोटोप। एनरिचमेंट ऑफ लाइटर आइसोटोप, जो हल्का आइसोटोप होता है उसको मैं किस तरह से परसेंटेज बढ़ा सकता हूं, मैं ग्राहम लॉ को यूज करके करने वाला हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास खूब सारे बल्ब्स आपस में छोटी छोटी ट्यूब्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये बल्ब्स हैं मेरे पास, ये आपस में छोटी छोटी ट्यूब्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स हैं इनके, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैं फर्स्ट बल्ब कह रहा हूं, इसको मैं सेकंड बल्ब कह रहा हूं, इसको मैं थर्ड बल्ब कह रहा हूं, इसको मैं फोर्थ बल्ब कह रहा हूं। हालांकि इसके बीच में वाल्व लगे होते हैं, धीरे धीरे करके हम एक एक वाल्व खोलते जाते हैं। पहले और दूसरे के बीच का वाल्व खोलते हैं, फिर दूसरे और तीसरे के बीच का वाल्व खोलते हैं। इस तरह से मान लीजिए इसके अंदर दो गैसेज हैं, एक गैस है ए और दूसरी गैस है बी, और बाकी सब खाली हैं अभी, ठीक है। तो मैं पहले बोल दूं एम बी इज ग्रेटर देन एम ए ले रहा हूं, यानी कि जो लाइटर गैस है, लाइट गैस है वो ए है और जो हैवी गैस है वो बी है। आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे मैं वाल्व को ओपन करूंगा तो यहां से
ये मिक्सचर इधर ट्रेवल करेगा। तो ये हो गया बेटे आउटसाइड इसके लिए, और ये हो गया इनसाइड। ठीक है, एक बार वो बंद ही है सबके सब। तो मैंने बोला NA अपॉन NB, ध्यान से सुनिएगा, आउटसाइड इज इक्वल टू NA अपॉन NB इनसाइड मल्टीप्लाई बाय MB अपॉन MA। सही चल रहा है? अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या मैं आउटसाइड को बल्ब नंबर 2 लिख दूं? ये आउटसाइड है ना, और इनसाइड को मैं क्या कर देता हूं बेटा, बल्ब नंबर 1 लिख देता हूं। तो नंबर 1 इक्वेशन तो मेरी ये आ गई। अब जैसे ही मैं यहां आ गया मिक्सचर आपका, यहां आपके पास मिक्सचर आ गया, आपको पता है इस मिक्सचर में लाइटर गैस की परसेंटेज या मोल क्या रेशो बढ़ चुका है, किसके कंपैरेटिवली, इसके कंपैरेटिवली। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाल्व को खोल रहा हूं। अगर मैं इस वाल्व को खोलूंगा तो यही गैस का मिक्सचर कहां चला जाएगा बेटे, अब थर्ड वाले बल्ब में चला जाएगा। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा इस पर आप, NA अपॉन NB आउटसाइड NA अपॉन NB इनसाइड रूट ऑफ MB अपॉन MA। अब आप बताइए क्या करूंगा मैं बेटे, इस बार जो आउटसाइड है वो ये है और ये बन गया इनसाइड। तो आउटसाइड के लिए कर देता हूं 3 और इनसाइड के लिए कर देता हूं 2 और ये हो गया रूट MB बाय MA। सही चल रहा है? अब क्या मैं NA अपॉन NB 2 की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से पुट कर सकता हूं और जैसे मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं तो मेरे पास आता है NA अपॉन NB थर्ड चैम्बर या थर्ड बल्ब। इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूं बेटा, ये पुट कर रहा हूं पूरा। तो क्या आ जाएगा NA अपॉन NB फर्स्ट, और ये रूट मल्टीप्लाई हो गए, पावर 1 हो गई भाई, ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई होकर पावर 1 होगा। इसको मैं 1 लिख देता हूं एक बार, तो इसको भी 1 लिख देता हूं। तो क्या मैं कह दूं ऐसे, ये वाला सीक्वेंस तो हर जगह चलेगा। मान लो मैं 100 बल्ब में चला जाऊंगा आगे तो यही का ये सीक्वेंस मुझे मिलेगा। तो मैं एक जनरलाइजेशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे को ये 3 है और पावर 1 आ रही है तो तुम एग्री करोगे कि सर पावर को ऐसे लिख सकते हो, पावर 1 ही तो बनेगी, 3 - 1 2/2 1। तो मैं ये बता सकता हूं कि अगर मेरे से को पूछेगा कि थर्ड बल्ब में ए और बी गैसेस के मोल का रेशो क्या आएगा, तो मैं इस जनरल फॉर्मूले से यूज करके बड़े आराम से बता दूंगा। जरूरी नहीं है थर्ड बल्ब में पूछे, वो 4th में पूछ सकता है, वो 5th में पूछ सकता है, वो 10th में पूछ सकता है, वो 100 में पूछ सकता है। ऐसा करने से मैं क्या कर सकता हूं, एक जनरलाइजेशन आपको दे सकता हूं, आप समझ पाएंगे। अगर किसी ने मेरे से nth बल्ब में ए और बी के मोल का रेशो पूछा तो मैं इनिशियल रेशो से डायरेक्ट निकाल के उसको दे सकता हूं। ये देखो इनिशियल, ये 1 इनिशियल होता है ना, तो MB अपॉन MA, और पावर देखना क्या सही कर रहा हूं क्या, n - 1/2। n की वैल्यू n है नहीं, तो क्या होगा n - 1/2, या n क्या है, नंबर ऑफ बल्ब, किस बल्ब में आपसे पूछा है। और अगर आप एग्री करो तो मैं लिख दूं, अगर मैं n - 1 टर्म को n डैश लिख दूं, जिसमें n डैश का मतलब है नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स, तो भी सही है क्या? हाँ, जिस बल्ब में गैस चली जाती है उससे एक कम इफ्यूजन का स्टेप होते हैं। कैसे? एक बार इफ्यूजन होगी तो दूसरे बल्ब में जाएगी, 2 बार इफ्यूजन होगा तो तीसरे बल्ब में जाएगी, 3 बार इफ्यूजन होगा तो चौथे बल्ब में जाएगी। यानी कि इफ्यूजन के स्टेप का नंबर बल्ब के नंबर से एक कम होता है। तो n - 1 को मैं क्या कह सकता हूं, स्टेप्स ऑफ इफ्यूजन। और अगर मैं स्टेप ऑफ इफ्यूजन को n डैश से शो करता हूं तो मेरा फॉर्मूला वापस मॉडिफाई हो जाएगा, दैट मस्ट बी NA अपॉन NB nth चैम्बर में NA अपॉन NB इनिशियल अगेन MB अपॉन MA। इसको कर देता हूं बेटे n डैश बाय 2, आप समझ जाएंगे। यहां n डैश क्या है, नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स। तो इस तरह से मैं हैवियर आइसोटोप से लगातार लाइटर आइसोटोप को एनरिच करता जाऊंगा। अब आप कहेंगे सर एनरिच का क्या मतलब है? एनरिच का मतलब है कि दोनों में ज्यादा परसेंटेज किसकी होने वाली है, लाइटर की। आइए देखना ना फॉर्मूले को, यहां देखिए, ए लाइटर था और बी हैवियर था। मान लीजिए स्टार्टिंग में दोनों के मोल रेशो बराबर थे, 1:1 थे, लेकिन जितने स्टेप बीतते जाएंगे MB अपॉन MA की वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही है, तो 1 से ज्यादा टर्म जो है उसकी पावर टर्म बढ़ती जाएगी।
तो ये रेशो भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि Na/NB n उतना ही बड़ा होता जाएगा Na/NB इनिशियल की कंपैरेटिवली, जितने ज्यादा स्टेप इफ्यूजन के आप यूज करेंगे। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव इफ्यूजन ऑफ लाइटर आइसोटोप, और इस तरह से हम ग्राहम्स लॉ की एप्लीकेशन बड़े आराम से सीख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा। आप लोग इसी तरह से पसंद करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।